हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% मैं कह रहा हूं कि आएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखो, ये बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। जैसा कि आपको पता है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उनका आपको बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। तो आई होप कि आपको जर्मनी का एकीकरण के बारे में पता होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आप लोग समझो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो है उसका उत्तर समझो कि जर्मनी की एकीकरण कैसे हुआ था। लिखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, ठीक है। जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं जो मध्य वर्गीय लोग थे, जैसे मध्य वर्ग में जो लोग पाए जाते थे, ठीक है। पहले 3 वर्गों में लोग थे, एक उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। तो ये जो मध्य वर्गीय लोग थे, ठीक है, जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। कब की बात है? 1848 में, ठीक है। क्या हुआ कि जर्मन महासंघ के विभिन्न जो इलाके हैं उनको जोड़कर, ठीक है, एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मगर इस पहल को जो राजशाही हैं, जो राजा थे, ठीक है, और फौज की ताकत यानी कि फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। इसको फौज की ताकत और राजशाही ने मिलकर दबा दिया और उनका जो प्रसा था, उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जैसे जो प्रसा के बड़े भूस्वामी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेत पात थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, साथ दिया। और उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन नेतृत्व संभाल लिया। मतलब जो प्रसा था, प्रसा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, ठीक है। उसका जो मुख्यमंत्री था, ठीक है, ये उसका है, उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जो इसका मुख्यमंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑटो वान बिस्मार्क क्या था? इस प्रक्रिया का जनक था। तो जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है। तो ऑटो वान बिस्मार्क जो था उसका मुख्यमंत्री और ऑटो वान बिस्मार्क जो है इस प्रक्रिया का जनक भी था, जिसने प्रसा की सेना, जो प्रसा की सेना है, और नौकरशाही की मदद ली। मतलब जो प्रसा की सेना है और जो नौकर लोग हैं उनकी मदद ली, ठीक है। अकेले तो लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, ठीक है, इसीलिए जो प्रसा की सेना थी, जितने सेना थे और जो नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्ष दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। मतलब 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। मतलब पूरी हुई, जैसे जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी हो गई। अब जब ये एकीकरण जब हो गया तो होने के बाद क्या हुआ कि राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो राजा विलियम प्रथम थे को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आपसे पूछे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था तो 1871 में हुआ था। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आपको कह रहा हूं कि 100% आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, नोट्स बना लेना। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे, मेहनत करके पढ़ोगे तो इसका फल जरूर मिलेगा। आप लोग इसका नोट्स बनाओ, फिर उसका रिवीजन करो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा जर्मनी का एकीकरण। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था तो आप लोग बता सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये है जर्मनी का एकीकरण। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो यहां से आप लोग नोट कर सकते हो। बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है, अगर ऐसा लिखोगे तो बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस जितना मैं बता रहा हूं इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। तो यहां लिखा हुआ रॉलेट एक्ट क्या था, जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 में पारित एक कानून था, ठीक है। ये कोई नाम नहीं है, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में एक कानून बनाया गया था, ठीक है। एक कानून पारित किया गया था जिसमें जो भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ये जो था भारतीयों के लिए कानून था, मतलब जो भारतीय लोग थे उन पर मतलब कोई भी शंका कर दे तो उसी के अकॉर्डिंग कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये है रॉलेट एक्ट, बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है, बहुत आसान तरीके से आप समझ भी सकते हो, ठीक है। लिखा है जो रॉलेट एक्ट है 1919 में एक पारित एक ऐसा कानून था। क्या था? कानून था जिसमें जो भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था कि मुकदमा चलाया जाए जो जीते वो सिकंदर, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। 2 साल जेल में बंद कर दिया जाता था, गलती हो या ना हो, लेकिन अगर शंका है तो फिर 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो ये है रॉलेट एक्ट का कानून। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लेना। ये हमारा बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी क्वेश्चन है, अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है, 90% चांस है कि आ सकता है। तो ये क्या है कि जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर आपको अपनी मतलब टिप्पणी करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी, यानी कि पूरी तरह से जो जो हुआ था वो सारी चीजें लिखना है। आपकी बुक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझो कि रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो रॉलेट एक्ट अभी ऊपर है ना, रॉलेट एक्ट वो कानून था ना, तो उसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित थी। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कानून है उसका विरोध करने के लिए वो मतलब स्वीकार नहीं था किसी को। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करने का नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था, जो कि एक मतलब निर्दयी व्यक्ति था। जनरल डायर नाम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल डायर को दिया गया था। अब 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जो सार्वजनिक सभा यानी कि सभा इकट्ठा ना हो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अगर ये प्रतिबंध लगाया गया तो फिर जनता को भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जनता को भी मतलब जानकारी देना चाहिए कि अब प्रतिबंध लगा दिया गया है सभा, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है सार्वजनिक सभा पर। लेकिन इसकी जानकारी जनता को नहीं थी। अब भाई जब जनता को ये जानकारी नहीं थी तो फिर उनको क्या पता कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर हुआ क्या, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। जो 13 अप्रैल की बात है, बैसाखी का त्योहार था और इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब सभा लगाने पर प्रतिबंध था लेकिन फिर किसी को पता नहीं था। तो फिर 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था और इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, जो सरकार की नीति है उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब एक सभा इकट्ठा की गई किसानों का और सारे लोगों का, ठीक है, सभा आयोजित किया गया। तभी जनरल डायर क्या हुआ कि 200 मतलब जो देसी लोग थे, देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर बाग में एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। जैसा कि मतलब इस पर प्रतिबंध था तो जनता को नहीं पता था कि भाई सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध है, ठीक है। अगर पता होता तो हो सकता था ना लगाएं, लेकिन जब उनको पता नहीं था तो वो सरकार की विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जो जनरल डायर है, जनरल डायर कौन था? जो सैनिकों का नियंत्रण करता था, वो क्या किया, 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया, मतलब उसको बंद कर दिया और निहत्थे जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी।
जो निहत्थे जनता थे उनको क्या पता कि वहां गोलियां चल जाएगा, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो लोग वैसे आ रहे थे और केवल विरोध करते हुए। अब वो जनता जो थी, जो किसान थे, जो लोग थे, वो बिल्कुल निहत्थे थे, हाथ में कुछ नहीं था, और निहत्थी जनता पर क्या किया गया, गोलियों का बौछार शुरू कर दिया गया। मतलब गोलियों की बौछार की गई, और 10 मिनट आप लोग सोच सकते हो कि अगर एक गोली मतलब शरीर को मतलब बेकार कर सकती है, लेकिन 10 मिनट तक निहत्थे भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। ठीक है, 10 मिनट तक गोलियों का बौछार होता रहा, और इसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, हजारों लोग मर गए। ठीक है, खून की नदियां बहने लगी। आप सोच सकते हो 10 मिनट तक पूरी सभा पर गोलियों की बौछार की गई तो वहां खून की नदियां बहने लगी, हजारों हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हो गए, असंख्य लोग घायल हो गए। ठीक है, इसी में किसी को लगा, कोई बच गए और बहुत सारे लोग मारे गए, और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। देखो, इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक ये कांड था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान तरीके से मैंने बताया। नोट करना चाहते हो तो भाई नोट कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, और बोर्ड परीक्षा में अगर आएगा ऐसे लिख दोगे तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बताया। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर करना था आपको टिप्पणी। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझो, जो कि एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन नंबर 4 कि जैव और अजैव संसाधन क्या होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। देखो, एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन होता है। दोनों संसाधन के बारे में आई होप कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है, थोड़ा सा भी नहीं पता है, तो अभी आप 2 मिनट में सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आप नाम याद रखना, जैव, और एक का नाम है अजैव। देखो, जैव से आपको कुछ समझ में आ रहा है, जैव मतलब जीव, जीवन यापन, और अजैव मतलब जिसमें जीवन यापन नहीं होता, जिसमें जीव नहीं होते हैं। थोड़ा नाम से स्पष्ट है। अब आपको हेडिंग डालना है जैव संसाधन। अब आपको लिखना क्या है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, और जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीवन यापन होता है। जैसे हमारे मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन यापन करते हैं, पाचन करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये सारी चीजें जीवन यापन होता है, और जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से लिखा है, 2 लाइन में समझ जाओ कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लोग लिख सकते हो मनुष्य क्या करता है? जीवन यापन करता है जीवमंडल से जिसकी प्राप्ति हुई है, तो मनुष्य आप लिख सकते हो। और कुछ लिख सकते हो, देखो, और आप लिख सकते हो जैसे आपकी हम वनस्पति जातियां, यानी कि वनस्पति जगत। देखो, वनस्पति जगत में भी जीवन यापन होता है। क्यों? क्योंकि देखते हो दिन ब दिन उनकी भी लंबाई, मतलब पेड़ पौधे भी बड़े होते जाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, तो वनस्पति जगत। और कुछ लिख दे, जैसे प्राणी जगत में बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, या फिर प्राणी हैं। अब जैसे आपका है एग्जाम्पल के लिए पशुधन, पशुओं का मतलब पशुधन, पशु जिसमें रहते हैं आदि। तो यहां तक आपको समझ में आया ना? जैसे पशु जिसमें होते हैं ना, तो यहां मनुष्य एक जैव संसाधन है, वनस्पति जगत भी है, प्राणी जगत भी है, पशुधन भी है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन पहला, जैव संसाधन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भाई कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन भी आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा, ये तो और ज्यादा आसान है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिसमें जीव नहीं होते, जिसमें जीवन यापन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। एग्जाम्पल के लिए तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक चट्टान। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे चट्टान है, चट्टान निर्जीव है ना। और एक एग्जांपल और दे, चट्टाने लिख दो, कई सारी, मतलब बहुत सारी चट्टाने हैं। और क्या बताएं, और आप लिख सकते हो जैसे धातुएं। ये दोनों आपके अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। देखो, आप एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल के भी 1 नंबर कट कर दिए जाते हैं। तो यहां से आपको जैव और अजैव संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। अब ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है।
तो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखना ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि भारत की चार रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम लिखो। देखो एक होता है रबी फसल और एक होता है खरीफ फसल। तो भारत में जो 4 रबी फसल का नाम लिखना है और 4 ही खरीफ फसलों का नाम लिखना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता रबी फसल खरीफ फसल तो भाई हार्ड भी है कोई, ठीक है। तो सबसे पहले आप रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में समझो। देखो भारत की जो 4 प्रमुख रबी फसलें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 4 प्रमुख रबी फसलें। भारत की 4 प्रमुख है, ठीक है, प्रमुख रबी फसलें कौन है? रबी फसलें। तो रबी फसलों में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका क्या है, आपका गेहूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑप्शन देगा, गेहूं लिख सकते हो। और रबी फसल में आप क्या लिख सकते हो? रबी फसल में जैसे आप लोग लिख सकते हो जौ, मटर, चना, जौ, मटर, और बताएं चना, सरसों, चना और सरसों, ठीक है, आदि हैं। ओके, तो ये हमारे जो हैं भारत की चार प्रमुख रबी फसलें हैं। अब बात आती है कि 4 प्रमुख खरीफ फसलें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तथा हमारे जो खरीफ फसल हैं, जैसे हमारा खरीफ फसल, खरीफ फसलों में तथा जैसे हमारे खरीफ फसलों में, जैसे मैं 4 से ज्यादा बता देता हूं, जैसे हमारा चावल, ये हमारा खरीफ फसल है। मक्का भी हमारा खरीफ फसल है। और जैसे ज्वार, ये भी हमारा खरीफ फसल है। बाजरा, ये भी खरीफ ही फसल है। और बताएं जैसे हमारा कपास है, जूट है, कपास, जूट आदि प्रमुख हैं। और भाई बहुत हैं, तो फिर इतना तो याद रखना, आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं खरीफ फसल। कौन है? खरीफ फसल। ये देखो ध्यान रखना, खरीफ फसल 1 1 2 2 जरूर याद रखना। हमारे देखो भारत की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन है? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है और कौन है? सरसों है, ठीक है। और इसमें खरीफ फसलों में कौन है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, एंड हमारा बाजरा है, एंड हमारा कपास है, जूट है आदि, ठीक है। अभी हमारा मूंगफली भी इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग फोकस करो। VIMP क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जैसे सड़क परिवहन जो होता है, जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ये सारे होते हैं, तो हमें सड़क परिवहन के गुण बताना है। देखो सड़क परिवहन, तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है। मतलब सड़कों के जाल, जैसे सड़क, बहुत सारे सड़क हैं भारत में, तो भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। जो सड़क परिवहन है उनके 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। अब हम तीनों को देखेंगे। नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है कि जो सड़क परिवहन होता है अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। लाइक जैसे हमारे सड़कें हैं, रेल स्टेशन है, जैसे ये हमारा सड़क परिवहन में से सड़क है, तो सड़क एक कड़ी है। भले ही आप हेलीकॉप्टर से यहां से वहां जाते हो, लेकिन फिर भी हमें सड़क जरूरी है। सड़कों के द्वारा हमारा ज्यादा काम होता है। तो सड़क जो है, सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन जो है साधनों के उपयोग से एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारा रेलवे है, हमारा सड़क है और रेलवे स्टेशन है। ये हमारा पहला गुण है।
अब दूसरा समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सड़क सड़क होता है, सड़क की निर्माण जो है लागत कम है। जैसे भाई अगर सड़क बनाना है तो उसका निर्माण लागत कम है, उसमें कम लागत लगता है, ठीक है। तथा या ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। सड़कों को ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंच खाल हर जगह इन्हें बनाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, लेकिन और सारे को नहीं बनाया जा सकता। और सड़क ऐसा है जिसके द्वारा अगर हम काम ना करें तो काम नहीं होगा, ठीक है। सड़क पर चलते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं, सड़क पर मतलब देखा जाए तो मोटरसाइकिल अगर चलाना है तो सड़क का ही काम पड़ेगा। तो सड़कों का जो है निर्माण लागत कम होती है तथा यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। लेकिन यहां तीसरा समझो कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो सड़क है, सड़क घर घर में सेवाएं उपलब्ध कराता है, कुछ लाना है तो भी सड़क के द्वारा, ठीक है। और तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब सामान अगर चढ़ाना है उतारना है तो भाई इसकी मतलब लागत बहुत कम है सड़क के द्वारा। तो ये हमारे 3 गुण हैं जो कि सड़क से हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण यही हैं सड़क परिवहन का। तो आई होप कि आपको ये तीनों गुण समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा है तीन गुण जो कि सड़क परिवहन से रिलेटेड। अब यहां देखो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, VIMP है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि भारतीय कृषि के खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है। मतलब घटती प्रवृत्ति का मतलब है कि कमी आना, भारतीय कृषि में कमी आना, या आप कह सकते हो कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं उनका उल्लेख करना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुत दिनों से कृषि की जा रही है, मतलब भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है। और भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं या कारक उत्तरदायी हैं। हम एक एक को हेडिंग बाय समझेंगे, और अगर आप हेडिंग बाय बोर्ड परीक्षा में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग से लिखना, पहला हेडिंग जो भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, यानी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होना, ठीक है। जैसे पहले भूमि जो था वो ज्यादा उपजाऊ था, जैसे पहले जो है भूमि पे ज्यादा अनाज उत्पन्न होते थे, उसके मुकाबले अब उन्हीं भूमि पर कम अनाज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में ह्रास हुआ है, कमी हुआ है। तो भारत की कृषि जो है भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, कि भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, बहुत दिनों से खेती की जा रही है, जिससे क्या हुआ है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, जिससे जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि भारत की कृषि है, भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। ये हमारा पहला हेडिंग है, ठीक है, पहला कारण है जिसे कह सकते हो, पहली समस्या है। फिर मृदा अपरदन भी भारतीय कृषि के घटने का एक बड़ा कारण है। मृदा अपरदन, जैसे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन भारत में बहुत ज्यादा हो रही है, मृदा का नष्ट होना, मृदा अपरदन मतलब, तो जैसे पेड़ों को काटने और पशुओं द्वारा अति चराई, पानी तथा हवा से तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। जैसे मृदा अपरदन से भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण है। तो मृदा अपरदन को अगर रोकना है तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पशुओं को कम चराओ, पेड़ पौधों को काटने से रोको, ठीक है, ज्यादा तेजी से पानी ना बहे। तो यहां आप देख सकते हो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। जैसे पेड़ों को काटने और पशुओं द्वारा अति चराई और पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, ठीक है। मृदा अपरदन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की मतलब कृषि की समस्या में। फिर अगला समझो, अगला ये हमारा है तीसरा नंबर पॉइंट कि खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। जैसे खेती, अब नए युग से खेती करो। पहले बैलों से जुताई की जाती थी, अब ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। तो यहां देखो देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरण से खेती करता है, मतलब पुराने उपकरण से जो 1 घंटे में हो सकता है उसको 10 घंटे में करते हैं भाई,
अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जिससे कम उत्पादन होता है, इसी टाइम को अगर अलग खेती करने में देंगे तो भाई ज्यादा उत्पादन होगा। तो यही कहा गया है कि देश के कई भागों में जो किसान हैं अभी भी पुराने उपकरण से खेती करते हैं, और जिससे कम उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखो कुछ आपका 4 नंबर पॉइंट है, 3 ही पूछा था लेकिन मैं आपको 4 से 5 बता देता हूं। ठीक है, एक ना एक याद रखना इन तीनों में से, 4 में से। खेतों का छोटा आकार, जो खेत है, खेत का छोटा आकार होना। भारत में अभी भी किसान गरीब है, जैसा कि आपको पता है भाई, कोई भी किसान है कितना भी खेती कर ले, अगर कम खेत है तो वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि खेती से वो कितना कर सकता है, अपने खाने भर का, या फिर थोड़ा और एडवांस, तो अमीर तो हो नहीं जाएगा। तो भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, और उनके खेतों का आकार छोटा है, जो उनके खेत हैं उनका आकार भी छोटा है, और उसमें उत्पादन भी कम होता है। जब आकार खेत का छोटा होगा तो उत्पादन भी कम होगा, तथा कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा होता जा रहा है, या फिर हो जाता है। देखो कानून के अनुसार, जैसे उसमें से सड़क निकालना है तो खेत में से भाई थोड़ा सा खेत में से ही सड़क निकालेंगे, नहर बनाना है तो भाई सड़क में से सड़क, अगर नहर बनाना है तो खेत में से ही नहर बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि खेतों का आकार और भी छोटा हो गया। तो ये हमारा है बहुत बड़ा कारण, जो कि खेतों का आकार छोटा होना। अब आपको एक और कारण बता देते हैं, एक और समस्या बता देते हैं। ठीक है, एक और समस्या देखो कि जो सिंचाई असुविधाओं का अभाव, सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई मतलब खेत, खेत क्या होते हैं, खेत में जो फसल है सूख जाते हैं, क्योंकि खेती करते हैं लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है। जैसा कि जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में भी कमी आई है, जैसा कि जल की कमी के कारण जो सिंचाई क्षेत्र उसमें भी कमी आई है, और भूमिगत जल के भंडार में भी कमी आता जा रहा है। भूमिगत जो जल नीचे है ना, जल का भंडार, उसमें भी कमी आता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है जल को बचा कर रखो, क्योंकि यही जल आगे अगर कमी पड़ेगा तो यही काम आएंगे। जिससे कुएं और जो नल है, नलकूप सूख गए हैं, और छोटे किसान कृषि को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जो छोटे किसान हैं वो कृषि को छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जब भाई सिंचाई के लिए उनके पास सुविधा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे खेती, ये भी तो बात है। अब हम ये आप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, और इतना आप लोगों को समझना है, 5 पॉइंट इतना याद रखना है। सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची क्या है, 4 विषयों का उल्लेख करो। जैसे समवर्ती सूची का परिभाषा भी देना है और उनके 4 विषय भी बताने हैं। ठीक है, तो चारों विषयों को भी देखेंगे और समवर्ती सूची की परिभाषा भी देखेंगे। तो यहां देखो, मतलब समवर्ती सूची जो है, यहां देखो, जो कि अकॉर्डिंग टू, देखो विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जो कानून बनाया जाता है ना, कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है। मतलब जो राज्य सरकार होता है और केंद्र सरकार दोनों का होता है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों कानून में टकराव हो जाता है, टकराव मतलब झगड़ा हो जाता है, तो केवल केंद्र सरकार द्वारा ही कानून बनाया, मतलब गया कानून मान्य है। जो केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, राज्य सरकार की उसके आगे कुछ नहीं चलेगी। तो यहां आपको समझना है समवर्ती सूची की परिभाषा, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है। जैसे अगर कानून बनाना है तो राज्य सरकार एक होता है, एक केंद्र सरकार होता है, तो उन दोनों का अधिकार होता है कि कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों कानून के बीच में टकराव हो तो केवल केंद्र सरकार द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। तो ये हमारा है समवर्ती सूची। अब आपको एक और बात है कि इस सूची, मतलब आपको बताना है विषय। ठीक है, तो यहाँ विषय भी आप लोग समझ लो। इस जो आप लोग समझो, इस सूची में जैसे आपका शिक्षा है, देखो ये एक विषय है शिक्षा, वन, एंड जैसे मजदूर संघ, ठीक है, और ये 3 हो गए ना। और एक है गोद लेना, ठीक है, गोद लेना, सॉरी गोद, जो मतलब लड़के बच्चे गोद लिया जाता है ना, तो गोद लेना। ठीक है, ये गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। और ये सारे शामिल हैं, और भी कुछ अधिकार हैं जो शामिल है, जो कि इसमें 4 मैंने आपको बता दिया। उत्तराधिकार और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं, जैसे विषय शामिल
है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे 4 मतलब विषय हैं जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले मैंने आपको परिभाषा बताया, फिर इनके विषय बता दिए। अब एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र का नाम भी सुना होगा और सोचते भी होंगे आखिर लोकतंत्र में होता क्या है, ये भी सोचते होंगे, तो फिर आप लोग समझ लो। यहां जैसे जो लोकतंत्र होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रतिनिधियों मतलब जैसे आपको पता है ना, चुनाव किया जाता है, ठीक है, तो वही जैसे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जनता के हितों का ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। जो जनता के हित हैं उनको ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू इसके क्वेश्चन के कि जनता अगर चाहे तो उन्हें हटा सकती है और चाहे तो फिर से ला सकती है, तो ये तो सही बात है भाई, जनता के हाथ में सब कुछ है। अगर आज प्रधानमंत्री है तो जनता के हाथ से है, ठीक है। देखो कोई भी चीज है तो वो जनता की, क्योंकि जनता अगर जिसे चाहेगी उसे बना सकता है। तो ये है लोकतंत्र का आपका अर्थ। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो। प्रति व्यक्ति आय, तो पहले मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूं, उत्तर समझो। जैसे किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय, ठीक है। जैसे कोई भी देश है उसकी कुल आय, ठीक है, को कुल जनसंख्या, अब कुल आय मतलब पूरे देश की अर्निंग, कमाई, ठीक है, और कुल जनसंख्या जैसे जितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या से भाग देने पर, प्राप्त आय को दो नाम से जाना जाता है। एक है औसत आय कहते हैं, औसत आय कहते हैं, इन्हें आप औसत आय भी कह सकते हो और इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो इसे आप औसत आय भी कह सकते हो, प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है आज का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया था और आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये हमारा है आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि सामाजिक विज्ञान का था। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।